हेलो नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे और आज हमारे साथ इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर कालीन समाज में क्या स्थिति थी, समाज की दशा क्या थी। बहुत संक्षेप में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ही हम अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे और उनसे तत्कालीन समाज का जो खाका था, जो उसका ताना बाना था, जो उसकी संरचना थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक जो सत्ता थी उसके विकेंद्रीकरण का की शुरुआत हुई। वास्तव में शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, कुषाणों के ही समय से, जब दोहरी शासन प्रणाली थी, यानी राजा और युवराज इन दोनों का साथ साथ चलता था, या जो सामंती परंपरा थी जिसमें लोगों को भूमि अनुदान दिया जाता था, उससे पहले सातवाहनों से शुरू होता, सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो शुरुआत तो हो गई थी। जैसे जैसे भूमि अनुदानों के साथ साथ पहले तो केवल राजस्व पर अधिकार दिया जाता था कि किसी जमीन के टुकड़े से, जो कृषि की जमीन होती थी, वहां से मिलने वाला राजस्व जो है मिला करता था वेतन के रूप में या दान के हिस्से के रूप में। लेकिन बाद में उसके साथ साथ, यानी जो भूमि दी जाती थी उसके साथ साथ उस पर विभिन्न प्रकार के अधिकार भी दिए गए। जैसे उस भूमि पर जो लोग कृषि करते थे उनके परिवारों पर, या वहां जो लोग बसे हुए थे जो कृषि से इतर कार्यों में संलग्न थे, उनके ऊपर भी जो भी राजस्व आदाता होते थे, डोनी होते थे, जिनको दिया जाता था, उनको अधिकार दिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इनके ऊपर जो क्रिमिनल और सिविल लॉज, यानी कि जो दीवानी और फौजदारी के मामले रहे, आपराधिक मामले या संपत्ति संबंधी विवाद के मामले रहे, उनका निपटारा करने का अधिकार दे दिया, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दे दिया। और जो राजकीय सत्ता थी उसके उसके उस दान वाली जमीन पर, मतलब कि राजकीय सत्ता है, राजा की सेना, राजकीय कर्मचारी जो है, जो भूमि दान की गई थी उसमें जा नहीं सकते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यह अधिकार भी दिया जाने लगा। इससे धीरे धीरे राजा की सत्ता तो कमजोर पड़ी ही, इसके साथ साथ जो स्थानीय जागीरदार हुआ करते थे, जिन्हें राजस्व दिया जाता था वेतन के तौर पर, कृषि भूमि से मिलने वाला राजस्व, उनका अधिकार भी मजबूत होने लगा। और धीरे धीरे जब यह उत्तराधिकार में मिलने लगी, यानी कि हेरिडेटरी हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, इससे भी राजा की सत्ता जो है वो कमजोर हुई। तो एक तो यह सामंत प्रणाली जो है, जिसमें कि राजा कई सारे अपने अधीनस्थ सामंतों के ऊपर निर्भर करता था, उसका उत्थान बहुत तेजी से हुआ। और दूसरे, इसी के समानांतर और ढेर सारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। तो आइए हम समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानते हैं। कई ऐसे नए तत्व थे जो अब सामने आने लगे या ज़्यादा स्पष्ट हो गए। कई ऐसे तत्व जो पहले थे लेकिन अब उतने प्रभावी नहीं रहे, उनका उतना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, तो इसके चलते एक ऐसा संक्रमण काल था जब पहले की अपेक्षा समाज में बदलाव बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा। तो प्रमुख बिंदु में आज हम केवल समाज पर बात करेंगे, तो सीधे आ जाते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात तो यह रही कि भू संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक स्तर, मतलब एक ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर इससे नीचे, इस तरीके का स्तरीकरण तैयार किया। मतलब उसके लिए जमीन तैयार की और भू स्वामित्व के आधार पर या संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर लोगों का जो सामाजिक परिस्थिति थी, जो लोगों का सोशल स्टेटस था, वो तय होने लगा। दूसरा था कि क्षत्रिय वर्ण में जो विदेशी जैसे शक थे, कुषाण थे, हूण थे, तिथियन थे, ठीक ना, ये जो आक्रामक लोग आए जो यहीं बस गए। और इसके अलावा जो आर्य सभ्यता थी, जो आर्यों का समाज था, जैसे जैसे शेष भारत में प्रसारित होने लगा, तो जो जनजातीय समाज था उसे भी अपने अंदर लेने लगा। ऐसे में जो उन जनजातियों के मुखिया, सरदार इत्यादि हुआ करते थे वो, और साथ में विदेशी जातियां, जिनमें से कई सारे विजेता भी हुआ करते थे, जो तत्कालीन भारतीय शासकों को पराजित करके यहाँ सत्ता पाते थे और बाद में ही बस जाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह जाते थे। तो इन लोगों को समाज में कोई विद्रोह न हो, समाज को एक मतलब एक संगठित विद्रोह का सामना न करना पड़े। हालांकि इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी योजना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप होती चली गई और इनको क्षत्रिय वर्ण में दर्जा दे दिया गया, इनको क्षत्रिय वर्ण में मान लिया गया और एक नया
समुदाय का ये बना जिसे राजपूत कहा जाता है, जिस पर हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि अब सामाजिक परिस्थिति, क्योंकि यह ऐसा समय था, जैसा कि हम आर्थिक जो बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से कि आर्थिक बदलाव क्या क्या हुए थे। तो चूंकि नगरीय जो कारोबार था, जो नगरीय सेटलमेंट था, जो नगरीय बस्तियां थीं जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न थीं, उनका ह्रास हुआ, कस्बों और नगरों का धीरे धीरे पतन होने लगा और अर्थव्यवस्था जो है एक अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर बंद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगी। ठीक, तो भूमि पर स्वामित्व जो है वो महत्वपूर्ण हो गया और भूमि पर स्वामित्व के हिसाब से ही लोगों की सामाजिक परिस्थिति भी, सोशल स्टेटस भी उनका तय होने लगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, जैसा भी हमने चर्चा किया कि व्यापारिक और नगरीय केंद्रों का पतन होने लगा। तो कहने का प्राय नहीं कि सारे नगरों का पतन हो गया या सारे केंद्रों का पतन हुआ। जो भी प्रशासनिक राजधानियां थीं, तीर्थस्थल थे, सैनिक छावनियां थीं, वो नगर तो बने रहे, लेकिन शुद्ध आर्थिक गतिविधियों पर आधारित नगरों की संख्या में, उनके आकार में या जो उनका व्यापार होता था, जो उनका कारोबार होता था, उसमें कमी आई। ठीक, और लोग जो है गैर कृषि कार्यों के बजाय कृषि की ओर ज्यादा उनका झुकाव हुआ और उनका प्रवासन भी हुआ, उनका माइग्रेशन भी एग्रीकल्चरल लैंड की ओर हुआ, कृषि भूमि की ओर हुआ। इसके साथ ही जमींदारों की कई श्रेणियां हो गई। जमींदार वो होते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका अधिकार होता था जमीनों पर, और उनका अधिकार केवल राजस्व एकत्र करने के लिए होता था, जिसे वो आगे जो भी जागीरदार होता था, जो भी राजा का प्रतिनिधि होता था, उसे दिया करते थे। तो वो वेतन भोगी नहीं होते थे, उनको एक कमीशन मिलता था, एक हिस्सा मिलता था, एक अंश मिलता था उस राजस्व में से, और उनका अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। इस तरह से वे जागीरदारों से भिन्न थे। तो कई सारे उसमें से ऐसे थे जो दान के कारण जमींदार बने थे। ठीक ना, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, भोगी, भोक्ता, भोगपति और महाभोगी, बृहद भोगी। उनकी जमींदारी का जो आकार होता था उसके ऊपर निर्भर करता था। इसी तरीके से सामंत, महासामंत, ठीक, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, राणक, ये सब सामंतों के उपाधियां हुआ करती थी। तो सामंत जो होते थे ये सीधे राजा के जो कर्मचारी होते थे, उससे वेतन के बदले जमीन पाते थे और इनके वेतन के बदले में उस जमीन से मिलने वाला राजस्व मिलता। ठीक, तो आगे अगर हम देखते हैं कि तमाम समुदाय, विशेष करके जनजातीय समुदाय, ठीक, जिनकी अपनी एक जनजातीय पहचान थी, अब वो धीरे धीरे कई सारे वर्णों और जातियों में बंट गए। जैसे कि आभीर जनजात जो थी, ढूंढिया गार वेद में कहाँ उल्लेख मिलता है, मिल जाएगा आसानी से आभीर जनजात का। तो आभीर जनजात जो थी वो आभीर ब्राह्मण, आभीर क्षत्रिय, आभीर वैश्य, इन सब में विभाजित होती चली गई। तो कहने का मतलब यह कि एक ही समुदाय, एक ही जनजातीय समुदाय जिसकी पहचान एक हुआ करती, तो धीरे धीरे अलग अलग वर्णगत और जातिगत पहचान में विभाजित होने लगे। ठीक, इसका कारण वही था, जो विदेशी लोग आए थे उनका हमारे समाज में घुलना मिलना। ठीक, इसके अलावा जो सभ्यता का, आर्य सभ्यता का प्रसार हो रहा था गैर आर्य क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत की ओर, बंगाल, असम की ओर या दक्षिण भारत की ओर हो रहा था। तो उसके कारण जो नए नए समुदाय आ रहे थे उनको भी समाज में भागीदारी मिल रही थी, और उनको कहीं न कहीं तो जो उनका ऊपरी वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, उसको क्षत्रियों के बीच रख लिया, फिर वैश्यों में शामिल किया और शूद्रों में शामिल किया। जो बहुत ही ऐसी जनजातियां थी जो बहुत हिंसा या शिकार करना, मारना, जीव हत्या करना, इनमें संलग्न थे, उनको अछूत का दर्जा दे दिया गया। लेकिन एक चीज यह ध्यान देने योग्य है कि विंध्य पर्वत, विंध्याचल के दक्षिण में एक भी बहुत महत्वपूर्ण क्षत्रिय वर्ण का कोई ऐसा वंश नहीं हुआ, उसका कोई विस्तार उस व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ जैसा कि उत्तर भारत में हुआ था। इसका क्या कारण था, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। किस तरह से यह माना जाता है कि नहीं है, इसको बहुत निश्चित रूप से कहना बड़ा कठिन है। फिर भी यह माना जाता है कि यह उत्तर भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के बीच जो संघर्ष चल रहा था, और जिसका बहुत बड़ा संकेत
हमें देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली धार्मिक क्रांतियों के रूप में, खास करके बौद्ध धर्म की शुरुआत, उसकी स्थापना और जैन धर्म का पुनरुत्थान। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के पुनरुत्थानकर्ता महावीर स्वामी ये दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक, तो इसके परिणाम के रूप में भी देखा जाता है दक्षिण भारत में कोई व्यवस्थित क्षत्रिय वर्ण का विकास नहीं हुआ, जबकि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये 3 वर्ण वहां बड़े स्पष्ट रूप से मिलते हैं। आज भी कमोबेश यही स्थिति है, ठीक ना। हालांकि कोई अपने को जबरदस्ती कहे कि वह क्षत्रिय है या राजपूत, लोग बता देते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित सामाजिक संरचना क्षत्रियों की नहीं मिलती दक्षिण भारत में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में। प्रायः ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह उपस्थित नहीं है जो कि उत्तर भारत में है। ठीक, बाकी ब्राह्मणों का एक प्रकार पर यहां चर्चा की गई है, श्रोत्रिय अग्रहार ब्राह्मण। ठीक, ऐसे जो शारीरिक कार्यों में संलग्न नहीं थे। कहने का अभिप्राय कि मेहनत करके वो खेती वगैरह नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते थे, बल्कि पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ याजन, ठीक, इन्हीं कार्यों में लगे रहते थे। आगे अगर हम देखते हैं तो यही बात बैक्ट्रियन, यूनानी, शक, पार्थियन, हूण आदि जो हैं, जो विदेशी जातियां आई थी, जो आक्रांता रही थी और बाद में यहीं के समाज में घुल मिल गई, यहाँ के स्थानीय परंपराओं को स्वीकार कर लिया, यहाँ के जो स्थानीय धर्म थे, जो मत संप्रदाय थे, उनको स्वीकार कर लिया। कुछ बौद्ध बन गए, कुछ जैन बन गए, कुछ शैव वैष्णव हो गए, ठीक ना। उन्हें राजपूत मान लिया गया। अच्छा, इससे संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उल्लेख मिलता है, वह है अग्निकुल सिद्धांत। तो इसके साथ एक पौराणिक कथा यह है कि राजा विश्वामित्र ने जब ऋषि वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण किया तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ कुंड से क्षत्रियों के 36 कुलों को जन्म दिया, ठीक, जिनमें से बहुत ही उल्लेखनीय 4 कुल रहे थे, जिनका एक्रोनिम दिमाग में रखिए, सुविधा होगी। ठीक, वो है चाचा और पापा। वो थे चालुक्य, जिनकी एक शाखा गुजरात में भी थी, चाहमान या चौहान, जो कि अजमेर और बाद में दिल्ली में थे, प्रतिहार, चालुक्य, चहमान, प्रतिहार और परमार। प्रतिहार वही गुर्जर प्रतिहार, और परमार जो बाद में मालवा में शासन करते थे। चालुक्य, चहमान, प्रतिहार और परमार ये 4 महत्वपूर्ण कुल हुए। ठीक, तो माना यही जाता है ये लोग वही विदेशी आक्रांता जातियां थी जिनको बाद में राजपूतों का दर्जा दे दिया गया। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो प्राचीन क्षत्रिय लोग थे, जो क्षत्रिय वर्ण था, इसमें विशेष करके सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ये आपके नागवंशी इत्यादि थे, वो राजपूतों को बड़े अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। अब भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं। अगर आप सूर्यवंशी या चंद्रवंशियों को देखें तो अपने को राजपूत कहने पर वो उन्हें शिकायत होती है, नाराज हो जाते हैं कि हमें राजपूत न कहो, हम राजपूत न, हम क्षत्रिय हैं। तो ठीक है, ये उनकी अपनी चेतना, उनकी अपनी भावना है, लेकिन ये एक कथा है। तो माना जाता है कि गैर आर्यों का, यानी दूसरे जातियों का, जो हमारे आर्य जो सामाजिक संरचना थी उससे बाहर थे, जब उन्हें इसके अंदर लिया गया तो उनको दीक्षित करके उनकी योग्यता, उनके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग वर्णों और जातियों में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से राजपूत इसी प्रकार का एक समुदाय बना, जिसे द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना गया, उन्हें राजपूत कहा गया। इस बारे में अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड का भी सिद्धांत बड़ा मशहूर है, जिन्होंने कहा था कि विदेशी जातियां थी जो बाद में राजपूतों के रूप में भारतीय समाज में शामिल हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण था। और जो जनजातीय समुदाय था, उसका खास करके जो निचला तबका था, उन्हें शूद्रों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अच्छा, यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि शूद्रों की जो शूद्र वर्ण था उसके अंतर्गत जातियों की संख्या कम थी,
हालांकि जनसंख्या कम नहीं थी, जनसंख्या अधिक थी, लेकिन उतना बंटवारा, उतना विभाजन अभी नहीं हुआ था। जबकि जो उच्च वर्ण थे, खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें अलग अलग कारणों से, वैश्य वर्ण में इनके पेशे के अनुसार, इनके व्यवसाय के अनुसार, ब्राह्मण और क्षत्रिय में इनकी उत्पत्ति के अनुसार, इनके निवास के अनुसार कई सारे विभाजन हो रहे थे, कई सारे वर्गीकरण हो रहे थे। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में माला वाले मालवीय ब्राह्मण, मिथिला के मैथिल ब्राह्मण, ठीक ना। इसी तरीके से सरस्वती नदी के घाटी में बसे हुए सारस्वत ब्राह्मण, कन्नौज और उसके आसपास रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयू नदी के उत्तर में रहने वाले सरयू पारे ब्राह्मण, इस तरीके से। इसी तरीके से क्षत्रियों में था तो अग्निवंशी, सूर्यवंशी और ये चंद्रवंशी और फिर नागवंशी। एक नागवंशी शासकों ने ही बनारस में 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, और उस स्थान का नाम आज भी बनारस में या वाराणसी में दशाश्वमेध घाट है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि वैश्य वर्ण, वैश्यों का क्या कार्य, क्या व्यवसाय बताया गया था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो जो केवल व्यापार में संलग्न थे वो तो शुद्ध वैश्य वर्ण में बचे रहे। कहने का मतलब यह कि वो वैश्य वर्ण में ही उनको माना जाता था। लेकिन जो लोग पशुपालन और कृषि में संलग्न हो गए, ध्यान रहे वैश्यों का ही ये दोनों कार्य भी वैश्यों के लिए ही रिकमेंड किए गए थे, उन्हें के लिए इनकी अनुशंसा की गई थी कि वो करें इसको, ऐसा करने वाले वैश्य हैं। लेकिन उनकी गिनती अब शूद्रों के रूप में होने लगी। हालांकि उन्हें सत शूद्र माना गया, क्योंकि शूद्रों में भी दो विभाजन हुआ, सत शूद्र और असत शूद्र। तो उन्हें सत शूद्रों की श्रेणी में रखा गया। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार होता था, उनकी परिस्थिति जो थी वो अब शूद्रों जैसी मान ली गई। हाँ, जो केवल क्रय विक्रय, केवल व्यापार में संलग्न रहे, वो विशुद्ध वैश्य रूप में बचे रहे, वैश्य वर्ण के अंतर्गत, जिन्हें वणिक भी कहा जाता है, जिसका बिगड़ा हुआ रूप बनिया भी होता है, जिन्हें देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो थे अब वो केवल दास और भृत्य या नौकर नहीं रहे, बल्कि क्या बन गए? किसान बन गए। कहने का अभिप्राय कि जो लोग कृषि में संलग्न थे, जो खेती कर रहे थे, उन्हें जब शूद्र मान लिया गया, उन्हें शूद्रों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा, तो जाहिर सी बात है वो काश्तकार थे, ठीक, वो बटाई पर खेती करने वाले थे। कुछ जनजातियां भी ऐसी थीं जो बटाई पर खेती करती थी, उन्हें शूद्र ही माना गया। जो निम्न तबका, जो निम्न वर्ग होता था जनजातियों का, दोनों तो ऐसे भी शूद्र ही माना जाता था। तो अब वैश्य से फिसल करके जो लोग शूद्र बने थे, इसके अलावा कुछ लोग जो पहले से शूद्र वर्ण में थे और उन्हीं पेशों में संलग्न हो गए, दोनों का सामाजिक स्तर लगभग एक ही हो गया। अच्छा, यहां ध्यान देने योग्य है कि भू संपत्ति पर स्वामित्व तो सामाजिक परिस्थिति का पैमाना था, उसका मानदंड था, लेकिन स्वयं किस कार्य में संलग्न होना, शारीरिक श्रम करना, इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। ये उस समय की बात है, आज की बात नहीं है। ठीक, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो विवाह योग्य उम्र होने से पहले ही या कई बार प्री प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी उनका शुरू होने से पहले, मासिक चक्र शुरू होने से पहले उनका विवाह कर दिया जाता था, और ऐसे विवाह को अच्छा माना जाने लगा। इसके कई सारे कारण थे जिस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि अलग अलग काल में महिलाओं की अलग अलग स्थिति रही, उसके पीछे कौन सी आर्थिक और सामाजिक ध्यान रहे, कि पूरे समाज के संरचना के पीछे, उसमें और होने वाले परिवर्तन के पीछे हमेशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो जन्म देते हैं उन बदलावों को, वो आर्थिक होते हैं। तो महिलाओं की परिस्थिति में भी, महिलाओं के स्टेटस में भी जो अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में हम अलग अलग परिवर्तन देखते हैं, उसके भी पीछे कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था थी, जिसकी सामाजिक अभिव्यक्ति होती थी उनकी अलग अलग सामाजिक परिस्थिति में, कभी अच्छी, कभी कम अच्छी, कभी बुरी, फिर कभी बुरी से अच्छी की ओर। इस तरीके से एक फ्लक्चुएशन, एक उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं अलग अलग कालखंड में, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल
जैसा हम देखते हैं ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख लगभग नहीं है। ठीक, कन्याओं का, लड़कियों का विवाह जो है वो वयस्क होने पर ही होता था। कम से कम मासिक धर्म की जब शुरुआत हो जाती थी तो रजस्वला हो जाती थी, तभी होता था। लेकिन अभी ऐसा माना जाने लगा कि कम उम्र में विवाह करना अच्छी बात है। यहाँ तक कि जो लड़कियां होती थी उनके अलग अलग उम्र में अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे 5 वर्ष तक की कन्या को गौरी कहा जाता था, तो गौरी जो है वो शंकर भगवान शिव की पत्नी पार्वती का नाम, और उन्हें बहुत ही उत्तम पात्र माना जाता था विवाह के लिए। फिर उससे ऊपर इस तरीके से कन्या और इस तरीके से अलग अलग रहा। हालांकि कुल मिलाकर के कि बाल विवाह शुरू हो चुका था और उसकी अनुशंसा भी की गई, उसे रिकमेंड भी किया गया धर्मशास्त्रियों द्वारा। एक तो इसका क्या कारण था, इस पर हम लोग बात करेंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारे कारणों पर। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा और संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार में ध्यान रहे कि स्थावर संपदा, स्थायी संपत्ति, भू मतलब जमीन के स्वामित्व से इनकार किया गया, यानी कि अब महिलाओं को भू स्वामित्व का अधिकार नहीं रहेगा, विशेष रूप से कृषि की जाने वाली भूमि का। ठीक, इसके अलावा औपचारिक शिक्षा, तो ऐसा नहीं कि औपचारिक शिक्षा बिल्कुल से अनुपस्थित थी। खास करके जो उच्च वर्ण था वहां की कन्याएं शिक्षा प्राप्त करती थी, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती थी। जो निम्न वर्ग था, ठीक, वह किसी भी वर्ण का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, जो निम्न वर्ग था, जो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग था, उसकी लड़कियों को शिक्षा मिलना अब कठिन होता गया लगातार। जबकि जो उच्च वर्ग था, चाहे वो ब्राह्मणों में रहा हो, चाहे क्षत्रियों में रहा हो, चाहे वो वैश्यों में रहा हो, उनकी कन्याओं को औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। हालांकि उनकी संख्या चूंकि बहुत कम थी, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह समाज का बहुत महत्वपूर्ण चरित्र था या कि सारी लड़कियों को शिक्षा मिलती थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विधवाओं के मालिकाना अधिकारों में सुधार। हालांकि स्त्रियों का जो है कृषि भूमि पर स्वामित्व का, स्त्रियों का अधिकार उनसे ले लिया गया, लेकिन जो विधवाएं होती थी, जो यदि पति की मृत्यु हो गई हो तो उसके संपत्ति पर थोड़ा बहुत अधिकार उसको दे दिया जाता था, जिससे वह अपना और अपने संतानों का भरण पोषण कर सके। ठीक, तो इस मामले में संपत्ति पर उनके अधिकार में सुधार हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विभिन्न स्त्री धन में व्यक्तिगत आभूषण और उपहार शामिल। स्त्री धन की मान्यता आज भी है और वैधानिक है। कानून बना करके हिंदू मैरिज एक्ट में भी उसका उल्लेख हुआ है। स्त्री धन के अंतर्गत पहली बात कि केवल चल संपत्ति आती है। ठीक ना, केवल चल संपत्ति रहेगी। मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति नहीं आती है। इसमें नकदी हो सकती है, आभूषण हो सकते हैं, या कोई और उपयोग का सामान हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सामान जो किसी भी महिला को उसके पिता के घर, यानी पैदा होने से लेकर विवाह होने तक, या उसके पति के घर, पति या पति के अन्य संबंधियों द्वारा उपहार स्वरूप दिया जाता है। जैसे बच्ची जब अपने माता पिता के घर आती है तो उसको तमाम लोग तमाम तरह का उपहार दिया करते हैं, तमाम आभूषण दे दिया जाता है, जेवर दे दिया जाता है, या कोई सामान्य नकदी दे दी जाती है, कैश दे दिया जाता है। इसी तरीके से जब विवाह होकर पति के घर में आती है तो पति उपहार देता है। पति के और जो संबंधी होते हैं, उसका जो ससुर है, उसका जेठ या सास या और जो लोग होते हैं रिश्ते में, तमाम रिश्तेदार होते हैं, वो जो कुछ उसको उपहार देते हैं वह स्त्री धन के अंतर्गत आता है। और पहले भी और अभी भी जो कानून बताता है कि स्त्री धन पर किसी भी महिला का अनन्य अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव राइट है ना। इस स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं होता, कानूनन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आज भी जो कानून है हमारे यहाँ, उसके हिसाब से स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं होता है। वह एकमात्र स्वामिनी होती है और उस स्त्री धन को जिसको चाहे अपनी मर्जी से दे सकती है, दान कर सकती है, किसी और को उपहार में दे सकती है, जिसको चाहे दे सकती है। किसी को इससे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि वह इस बात की वसीयत कर सकती है
ठीक, कि मेरे मरने के बाद मेरे व्यक्तिगत मेरा जो स्त्री धन है इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर वह बिना कोई ऐसी वसीयत किए, बिना किसी उत्तराधिकारी को नामित किए जाती है, मर जाती है, तो ऐसे में स्त्री धन पर पहला अधिकार पुत्री का, पुत्री के अनुपस्थित में पुत्र वधू का। पहला अधिकार पुत्री का, ठीक, पहला अधिकार जो होता है वह पुत्री का होता है, पुत्र वधू का अधिकार नहीं होता। और पुत्री यदि नहीं है तब फिर पुत्र वधू का। ठीक, यह ध्यान देने होगा कि इसमें केवल चल संपत्ति आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं आएगी। अधिकार उसका अनन्य होता है, उसको और कोई बांट नहीं सकता है, न उसका पति, न उसका पिता, भाई, कोई नहीं ले सकता उससे। तो किसको देगी, किसको नहीं देगी, किसको उत्तराधिकारी बनाए, किसको नहीं बनाएगी, पूरी तरह से उसकी मर्जी। ठीक, और यदि वह किसी को दिए बिना, किसी को उसका उत्तराधिकारी बनाए बिना अपने स्त्री धन का वो मर जाती है, तो उस स्त्री धन पर पहला अधिकार पुत्री का, यानी पुत्री का अपने मां के स्त्री धन पर, और यदि उसकी कोई पुत्री नहीं है तो पुत्र वधू का अधिकार होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त विभिन्न यज्ञों और समारोहों से वंचित। तो ऐसा नहीं है कि सारी स्त्रियां ही यज्ञों और समारोहों से वंचित थी। जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी, राज परिवार की, सामंत परिवार की, ठीक ना, इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे उन परिवारों की, और कभी कभार पुरोहितों के घर की भी, जो पुरोहित हुआ करते थे बड़े या राजकीय पुरोहित होते थे, उनके घरों की स्त्रियां भी इन समारोहों में भाग लेती थी। तो पूरी तरह निषिद्ध नहीं था। हाँ, पहले जैसा कि सामान्य वर्ग की या सामान्य परिवारों की स्त्रियां भी जाया करती थी देखने के लिए, उनको अब प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, या कम से कम ऐसी परिस्थिति हो गई कि उन्होंने जाना छोड़ दिया। ठीक, तब उनकी उपस्थिति जो है सार्वजनिक समारोहों में नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके साथ अगर हम देखते हैं क्या परिवर्तन और आया, तो सती प्रथा को सामाजिक स्वीकृति मिली। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गुप्त काल में ही पहला ही अभिलेखीय साक्ष्य है ना, पहला इंस्क्रिप्शन जो एविडेंस है मिल जाता है, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, जिसमें उसके सेनापति सिंधुराज की पत्नी जो है अपने पति की मृत्यु हो जाने पर, जब वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है युद्ध में, तो उसके शव के साथ चिता में जल मरी थी। तो उसको अब सामाजिक स्वीकृति मिल गई। ठीक, हालांकि ध्यान रहे कि सती प्रथा की जो परंपरा थी वह सामान्यतः बंगाल के अलावा शेष भारत में सभी आर्थिक वर्गों में प्रचलित नहीं थी, केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी, खास करके राज परिवारों तक। ठीक ना, वैश्य परिवार में, ब्राह्मण परिवारों में, शूद्र परिवारों में करीब करीब अनुपस्थित थी, लेकिन वैश्य और ब्राह्मण परिवारों में भी बहुत ही कम थी। विशेष करके यह क्षत्रियों और राजपूतों के बीच प्रचलित थी। ठीक, और इसका बंगाल में बहुत अधिक प्रचलित हुई, खास करके उच्च वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हैं चाहे गैर ब्राह्मण, विशेष करके ब्राह्मणों में। उसका कारण जैसा कि मैंने बताया था, दाय भाग, जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि मिताक्षरा और दाय भाग में जो एक बहुत ही मूलभूत अंतर था कि मिताक्षरा में की प्रणाली के अंतर्गत, तो मिताक्षरा की जो व्यवस्था थी, ठीक, उसमें कोई भी संतान, विशेष करके पुत्र जो है, अपने पिता के जीवन काल में ही अपनी पैतृक संपत्ति, यानी ऐसी संपत्ति जो उसके दादा से उसके पिता को मिली होती थी, यानी कि अगर एक व्यक्ति है ए, इसका बेटा है एक्स, ठीक, और इस एक्स का बेटा है कोई @ तो @ के दादा यानी ए अपनी जो भी संपत्ति एक्स को देता था उत्तराधिकार में, उस संपत्ति में @ का सीधा अधिकार होता था, अपने पिता के बराबर अधिकारी था। ठीक, अगर एक्स यानी पिता कोई संपत्ति स्वयं अर्जित करता था, तो स्थावर संपदा हो या वो चल हो या अचल हो, स्थावर हो या चर हो, ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी हो इमूवेबल,
अगर खुद वो उसको अर्जित करता था, उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता था उसका बेटा। लेकिन अगर पिता को दादाजी से कुछ मिला है विरासत में, उस संपत्ति पर चल हो या चल हो, पोते का बराबर का अधिकार होता था। यानी कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके पोते का अधिकार उतना ही होता था जितना कि उसके पुत्र का। मिताक्षरा की व्यवस्था थी। जबकि दाय भाग में ऐसा नहीं था। दाय भाग में पिता के जीवन काल में पुत्र का, संतान का कोई अधिकार नहीं होता था। पिता के मरने के बाद यह अधिकार उत्पन्न होता था। इसके अलावा एक मूलभूत अंतर और था कि मिताक्षरा में महिलाओं को स्थावर संपदा पर या भू संपत्ति पर अधिकार नहीं था, जबकि दाय भाग में था। इसी नाते जो है, इसके चलते जो है दाय भाग के चलते वहां फिर सती प्रथा खास करके उच्च वर्णों में बहुत अधिक बढ़ी, खास करके उन परिवारों में जहां उच्च वर्ग के जो पुरुष होते थे वो कई सारी शादियां कर, ठीक। तो संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए उसके मरने के बाद, इसलिए उन महिलाओं को चिता पर जला दिया जाता था। इसके पीछे जो भू संपत्ति का स्वामित्व होता था एक बड़ा कारण था, ठीक। अच्छा, इसके अलावा विवाह के बाद महिलाओं का गोत्र परिवर्तन। गोत्र, जैसा हम वैदिक काल में हमने चर्चा की कि गोत्र का मतलब गोष्ठ शब्द है, गौशाला, जहां गायें बत्ती थी वहां से किसी कबीले की पूरी पहचान होती थी। और उस गौशाला को या उस कबीले को, उस जो कबीला होता था, जो ट्राइब होती थी, उसके पुरोहित के नाम से जाना जाता था, ठीक। बाद में जैसे जैसे स्थानीयकरण होने लगा, पहले तो यायावर जिंदगी थी, पेस्टोरल लाइफ, जानवरों को चराते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। बाद में जब कृषि का विकास हुआ और परमानेंट सेटलमेंट डेवलप होने लगा, यानी कि स्थानीय बस्तियां, स्थायी बस्तियां बसने लगी, तो सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा की शुरुआत हुई। जब यायावर जीवन था, जब घुमंतु जीवन था, तब गोत्र के यानी कबीले के अंदर, और जब सेटल्ड लाइफ हो गई, जब स्थायी जीवन हो गया, तो अपने कबीले से जो जनजाति अपना समुदाय होता था उसके बाहर विवाह करने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो इसमें एक समस्या यह भी थी कि क्योंकि जब दो अलग अलग कबीलों से या दो अलग अलग समुदायों से दो लोग, एक से पुरुष एक से महिला आकर विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उनकी जो संतति पैदा होगी वह किस वंश की वाहक होगी, किस वंश की परंपरा की वाहक होगी। और जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, चूंकि महिला विवाह करके पति के घर में आती थी, हालांकि कहीं कहीं ये घर जमाई वाली भी परंपरा थी कि पति जो है वो विवाह के बाद पत्नी का रहता था ससुराल में, लेकिन प्राय यही परंपरा थी कि विवाह के बाद महिला अपने पति के घर आती थी, तो उनकी होने वाली संतान न केवल अपने पिता की वंश परंपरा की वाहक होती थी, बल्कि उस महिला का भी गोत्र, यानी कि उसकी जो पहचान होती थी, गोत्रीय पहचान होती थी, वह भी पति के गोत्र के अनुसार बदल जाती थी। अब भी आप देखिए, अभी कुछ समय पहले मामला विवाद में था न्यायालय में, कुछ 1 साल हुए, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि महिला के बाद अगर विवाह के बाद किसी महिला का सरनेम बदलता है तो कौन सा सरनेम लिखे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पर। तो सर्वोच्च न्यायालय का भी इस पर निर्णय आया कि ठीक है, वो अपने मायके का भी नाम रख सकती है, यानी विवाह पूर्व भी रख सकती है और विवाह के बाद का भी रख सकती है, और चाहे तो अपना सरनेम और पति का सरनेम दोनों रख सकती है। तो उसे छूट दे दी गई विवाह नाम की संस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि लोगों का एक भावनात्मक लगाव होता ना परिवार नाम की संस्था से, और इसे तोड़ने का साहस फिलहाल कानून भी नहीं करता है, पूरा समाज बिखर जाएगा। इस कारण से जो है क्या कहा गया, तो गोत्र परिवर्तन जो आप अक्सर देखते हैं कि उनका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसका मतलब वही होता है, यानी कि अब अगर आगे उस महिला को जाना जाएगा उसके पति के नाम से, पति का जो गोत्र नाम होगा उसके नाम से, और उसकी संतान को भी उसके पति के गोत्र नाम से जाना जाएगा, वही उस पहचान उसकी मानी जाएगी, सामान्यता। बाकी अब तो आजकल अपना जो भी रखना चाहे वो रख सकता है, उसकी मर्जी है, उसका चुनाव है, ठीक। इसके अलावा बाकी चर्चा हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक।
और बाकी हम अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे किसी न किसी एक नए बिंदु पर। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आपको सफलता दे।